हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। हमने हमारे पिछले लेक्चर में ये देखा था कि श्रिंकेज लिमिट का क्या क्या फॉर्मूला बन सकता है। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ श्रिंकेज रेशियो श्रिंकेज लिमिट का क्या फॉर्मूला होगा ये भी हमने देखा था। आज हम देखेंगे वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज का क्या फॉर्मूला होगा, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे और उसके फॉर्मूला को पढ़ेंगे और उसको एक पैरामीटर से रिलेट करेंगे, किससे वो भी देखेंगे। ठीक है, पर पहले हम ये देखें कि वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज है क्या। ये वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज जो ये मैंने लिखी हुई है ये है क्या, इसको समझाने के लिए मैंने फिर से आपके सामने कंसिस्टेंसी कर्व को बनाया है। ठीक है, इस साइड वाटर करंट और इस साइड वॉल्यूम, और स्टैंडर्ड हमारी जो कंसिस्टेंसी कर्व है उसको मैंने आपके सामने बनाया है। अब वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज भी श्रिंकेज रेशियो की तरह श्रिंकेज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। वहां भी हमने वॉल्यूम के श्रिंकेज की बात की थी, यहां भी हम वॉल्यूम के श्रिंकेज की बात करेंगे। यहां तो इसके नाम में ही लिखा है श्रिंकेज की बात हो रही है और वॉल्यूम के श्रिंकेज की बात हो रही है। वॉल्यूमेट्रिक लिखा है यहां पे, वॉल्यूमेट्रिक। यहां पर तो इसके नाम में लिख दिया कि वॉल्यूम के श्रिंकेज की बात हो रही है, पर वो कैसे? श्रिंकेज लिमिट में भी वॉल्यूम के श्रिंकेज की बात हुई थी, पर उसमें ना हमने ये बात करी थी दैट इट इज डिफाइंड एज डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम टू द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट। पर इसमें हम क्या देखेंगे, इस वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज में जो ये मैं यहां पर लिखता हूं वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, इसमें भी हम डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल की बात कर रहे हैं। डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल की बात कर रहे हैं मतलब कहीं वॉल्यूम V1 होगा ग्रेटर देन दिस VD, जिससे वॉल्यूम कम होके आएगा। कहां तक वो देखते हैं, श्रिंकेज लिमिट में कहीं तक भी आ सकता था अप टू ड्राई वॉल्यूम। यहां पर एक स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट है कि कहां तक होना है, वो हम देखें कि क्या। लेट्स से कोई भी वॉल्यूम है मेरे सॉइल का V1, मैंने यहां पर ले लिया। VD से ऊपर लेना था, मैंने यहां पर ले लिया। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ होगा वाटर कंटेंट, लेट्स से W1। ठीक है, वाटर कंटेंट W1 होगा मेरा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो जो भी ये मेरा W1 वाटर कंटेंट होगा, उसको अगर मैं देखूं कि क्या ये मतलब वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज की हम क्या बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज जो है ना ये भी वॉल्यूम की श्रिंक की बात कर रहा है, वॉल्यूम के डिक्रीज की बात कर रहा है। जब वॉल्यूम V1 से डिक्रीज हो रहा है, पर यहां पर ऐसे नहीं है कहीं तक भी वॉल्यूम डिक्रीज कर दो आप, वहां पर तो था कहीं तक भी कर दो, पर ऑफ कोर्स अप टू ड्राई वॉल्यूम तक ही मैक्सिमम कर सकते हो, उससे नीचे नहीं। पर यहां पर एक कंस्ट्रेंट है कि वॉल्यूम V1 से रिड्यूस करना है बट अप टू ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम तक आपको वॉल्यूम रिड्यूस करना है जब आप वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज की बात करोगे, ये जरूरी है। उसमें जरूरी नहीं था, श्रिंकेज रेशियो में हाँ कर सकते थे ड्राई वॉल्यूम तक, पर जरूरी नहीं था। पर जब हम वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज की बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, देन इट इज नेसेसरी कि आप ड्राई वॉल्यूम तक वॉल्यूम को रिड्यूस करो और फिर उसको एक्सप्रेस एज परसेंटेज कर दो टू इट्स ड्राई वॉल्यूम, एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम, जैसे श्रिंकेज रेशियो में हम करते थे वैसे कर दो। मतलब यहां पर वॉल्यूम के रिड्यूस होने की बात कर रहे हैं हम, पर कंस्ट्रेंट है कि जितना भी वॉल्यूम है उसको रिड्यूस करो और रिड्यूस करके VD तक लेके आओ, ड्राई वॉल्यूम तक लेके आओ, V1 माइनस VD, और उसको रिप्रेजेंट कर दो, एक्सप्रेस कर दो एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम, एज ए परसेंटेज ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम। तो ये मेरा वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज आ जाएगा। और एक और बात अगर आपने ध्यान दी हो,
श्रिंकेज रेशो में ऐसे एक्सप्रेस करके हम ये भी देख रहे थे दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन वाटर कंटेंट रेशो है वो, मतलब नीचे W1 माइनस W2 आ रहा था, W2 कॉरस्पॉन्डिंग टू V2 जहां तक हमने वॉल्यूम को रिड्यूस किया है, तो नीचे W1 माइनस W2 आ रहा था, पर यहां पर सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के श्रिंकेज की ही बात कर रहे हैं, बट एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम। और ये जरूरी है कि ड्राई वॉल्यूम तक आप वॉल्यूम को रिड्यूस करके आओ, यहां बीच में नहीं कहीं छोड़ सकते, करना है वीडी तक। श्रिंकेज रेशो में छोड़ सकते थे, मर्जी थी आपकी, छोड़ सकते थे, पर यहां नहीं, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज में ड्राई वॉल्यूम तक रिड्यूस करना ही है वॉल्यूम। अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन में जाऊं वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज की, तो वो क्या है? इट इज डिफाइंड एज डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। क्या लिखा है? डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, इसमें भी हम डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम की ही बात कर रहे हैं। व्हेन यहां पर बात आ जाती है, जो मैं आपको कंस्ट्रेंट कर रहा हूं ना, ड्राई वॉल्यूम का कंस्ट्रेंट, यहां पर बात आती है व्हेन वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड, वाटर कंटेंट जो ये W1 है इज रिड्यूस्ड फ्रॉम इट्स गिवन वैल्यू क्या है? W1 टू द श्रिंकेज लिमिट। वाटर कंटेंट W1 से रिड्यूस होकर श्रिंकेज लिमिट तक रिड्यूस करे, तब जो वॉल्यूम का रिडक्शन होगा उसकी बात कर रहे हैं। और अगर W1 से WS तक श्रिंकेज लिमिट तक वाटर कंटेंट रिड्यूस कर रहा है, तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम V1 से VD तक रिड्यूस करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर वाटर कंटेंट को W1 से WS तक रिड्यूस करना है, तो WS के कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है VD, वहां तक वॉल्यूम को रिड्यूस करना ही पड़ेगा। यह है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज की बात, जो आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे मैंने आपको बताया, श्रिंकेज रेशो में भी उसमें भी आप ड्राई वॉल्यूम तक रिड्यूस कर सकते थे, किया नहीं वो अलग बात है, कर सकते थे, कहीं V2 पर छोड़ दिया, वो V2 VD भी हो सकता है, राइट, टू द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट हमने लिया था। तो अगर उस श्रिंकेज रेशो के फॉर्मूला में जो V2 है, मतलब जहां तक वॉल्यूम को रिड्यूस कर रहे हैं, वो अगर ड्राई वॉल्यूम है, तो ऑफ कोर्स कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट, वो वाला वाटर कंटेंट जहां तक वाटर को रिड्यूस कर रहे हैं, वो श्रिंकेज लिमिट आ जाएगी। मर्जी थी उसमें, V2 को कहीं यहां पर भी छोड़ सकते थे और VD तक भी ला सकते थे, मतलब वाटर कंटेंट को आप कहीं W2 यहां तक भी छोड़ सकते थे और WS तक भी ला सकते थे। हमने इन जनरल V2 और W2 से हमारे वॉल्यूम और वाटर कंटेंट को रिप्रेजेंट किया था, जहां तक सॉइल को लाके छोड़ा था हमने वॉल्यूम रिड्यूस करके। पर क्या हो अगर हम V2 को VD लिख दें, मतलब V2 जहां तक वॉल्यूम को रिड्यूस किया है उसको ड्राई वॉल्यूम लिख दें, तो फिर ऑफ कोर्स वाटर कंटेंट W2 जहां तक वाटर को रिड्यूस किया है वो श्रिंकेज लिमिट बन जाएगा। ऑफ कोर्स है ये, तो कर देते हैं ऐसे, वो भी कर सकते हैं ना हम, क्योंकि वो भी कर सकते हैं, तो करके देख लेते हैं, क्या पता कुछ बन ही जाए, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज में हमने ड्राई वॉल्यूम तक अपने वॉल्यूम को रिड्यूस किया है। तो इसको श्रिंकेज लिमिट के फॉर्मूले, श्रिंकेज रेशो के फॉर्मूले को भी हम ऐसे रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि क्या आता है। कुछ ना कुछ तो आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है इस वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज और श्रिंकेज रेशो में, करके देखते हैं कि क्या आता है, राइट। तो इसको मैं प्रोबेबली बोर्ड इरेज करके करता हूं, ताकि रिलेशन डिराइव करने में कहीं टूटे ना बीच में। अब जैसे मैंने आपको बताया, श्रिंकेज रेशो का अगर मैं वैसे फॉर्मूला लिखूं तो क्या आएगा? श्रिंकेज रेशो R विल बी इक्वल टू V1 माइनस
V2 था यहाँ पे, V2 की जगह हमको VD रखना है, तो VD डिवाइडेड बाय VD इंटू 100%। हम इसको अगर एज ए परसेंटेज रिप्रेजेंट करें तो डिवाइडेड बाय W1 माइनस, वैसे तो मैंने यहां पर W2 लिखा था, पर क्योंकि अब V2 को मैं VD लिख रहा हूं तो W2 को VD के कॉरस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट है WS वो लिखूंगा, तो मतलब W1 माइनस WS, ये आ जाएगा मेरा श्रिंकेज रेशियो का फॉर्मूला। अब वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज का हमने फॉर्मूला लिखा है V1 माइनस VD इंटू 100%, और श्रिंकेज रेशियो का फॉर्मूला आप देखिए V1 माइनस VD बाई VD इंटू 100%। ये जो चीज है V1 माइनस VD बाई VD इंटू 100%, V1 माइनस VD बाई VD इंटू 100%, ये सब सेम है। ये वाली चीज V1 माइनस VD बाई VD इंटू 100%, ये तो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज का जो फॉर्मूला है वो ही है, बस डिवाइडेड बाय W1 माइनस WS आ गया R में, राइट। ये तो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज आ गया डिवाइड बाय W1 माइनस WS। मतलब अगर मैं W1 माइनस WS को इस साइड ले जाऊं और R से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज का फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। मतलब R इंटू W1 माइनस WS अगर मैं कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला V1 माइनस VD बाय VD इंटू 100%, ये क्या आ जाएगा R इंटू W1 माइनस WS इक्वल टू, ये वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज है, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, राइट। ये वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, दैट R इंटू W1 माइनस WS इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, राइट। नाउ अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज लीनियर श्रिंकेज। अब हम चलते हैं लीनियर श्रिंकेज पर। अब बात आती है कि वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज तो हमने पढ़ ली, तो अब लीनियर श्रिंकेज क्यों पढ़ रहे हैं हम? वो इसलिए क्योंकि हम हमारे सॉइल को एक सेमी इनफाइनाइट मीडियम मान के चलते हैं। मतलब ये हम हमारे सॉइल को मान के चलते हैं कि उसका जो एरिया है वो तो इनफाइनाइट है, और जो उसकी डेप्थ है, जो उसकी थिकनेस है वो फाइनाइट है। एरिया इनफाइनाइट और डेप्थ फाइनाइट, ये क्यों मानते हैं? और ये मानने का हमारा मेन एम क्या है? वो ये है कि हम जो भी चेंजेस की बात कर रहे हैं, जो भी चेंजेस को देख रहे हैं, वो सिर्फ वन डायमेंशन में देखें हम, क्योंकि ऐसे करने से हमारा एनालिसिस बहुत ही सिंपल हो जाता है। हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे सॉइल में जो भी चेंजेस होते हैं वो ज्यादातर वन डायमेंशन में होते हैं, अलोंग द थिकनेस, अलोंग एरिया बहुत कम चेंजेस होते हैं। तो हम इसलिए इस एजम्पशन को मान के चलते हैं दैट आवर सॉइल हैज इनफाइनाइट एरिया एंड डेप्थ और थिकनेस ऑफ द सॉइल इज फाइनाइट, राइट। सॉइल को हम एक सेमी इनफाइनाइट मीडियम मान के चलते हैं, राइट, सेमी इनफाइनाइट मीडियम। क्यों? अपने एनालिसिस को सिंपल करने के लिए। और सेमी इनफाइनाइट मीडियम का मैंने आपको मतलब समझा दिया, दैट एरिया जो होगा हमारे सॉइल का वो इनफाइनाइट होगा। एरिया इनफाइनाइट है, दूर दूर तक एंड ही नहीं हो रहा। इनफाइनाइट मतलब ना इधर एंड ना इधर एंड, बस जैसे देख रहे हैं सॉइल ही सॉइल है, ये मतलब हुआ इनफाइनाइट एरिया का। और डेप्थ या थिकनेस उसको हमने फाइनाइट माना है। डेप्थ कह लो या थिकनेस ऑफ सॉइल कह लो, दैट इज कंसिडर्ड टू बी फाइनाइट, ठीक है। तो ये हम हमारे एनालिसिस को सिंपल करने के लिए इसलिए हम हमारे सॉइल को सेमी इनफाइनाइट मीडियम मान लेते हैं, राइट। अब ये चीज मैंने आपको क्यों बताई? ये चीज इसलिए बताई क्योंकि हम लीनियर श्रिंकेज को पढ़ने जा रहे हैं, और जब लीनियर वर्ड आपने देख लिया तो इसका आपको पता चल गया कि लीनियर मतलब वन डायमेंशन की बात हो रही है। और वन डायमेंशन की जब बात होगी, मैंने आपको क्या बताया है, सॉइल की जब भी हम बात करेंगे,
अपने एनालिसिस को सिंपल बनाने के लिए हम ये बात करेंगे कि अलोंग द थिकनेस कितना चेंज आया। तो अगर वन डायमेंशन में बात करनी ही है श्रिंकेज की, तो एरिया तो इनफाइनाइट मान के चले ना, तो बात किसकी करेंगे? अलोंग थिकनेस, अलोंग द डेप्थ, वो बात करेंगे। और बात किस चीज की हो रही है? श्रिंकेज। श्रिंकेज, श्रिंकेज क्यों? क्योंकि वाटर कंटेंट को हमने कम कर दिया। वाटर कंटेंट को कम करने की वजह से वॉल्यूम कम हुआ। वॉल्यूम जब कम हुआ, उसका असर एरिया में ना दिखकर थिकनेस ऑफ द सॉइल कम होने में नजर आया। इसीलिए हम इस पैरामीटर लीनियर श्रिंकेज को पढ़ रहे हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है? वैल्यू इसकी होती है दिस लीनियर श्रिंकेज, इसकी वैल्यू होती है जितना हमारा सॉइल श्रिंक किया। श्रिंक क्यों कर रहा है? वॉल्यूम उसका ज्यादा है ड्राई वॉल्यूम से, क्योंकि वाटर कंटेंट श्रिंक के लिमिट से ज्यादा है। इसीलिए जब हमने वाटर कंटेंट को कम किया, उसका वॉल्यूम रिड्यूस हुआ, उसकी थिकनेस रिड्यूस हुई। इसीलिए इस पैरामीटर लीनियर श्रिंकेज को पढ़ रहे हैं, क्योंकि थिकनेस में डिफरेंस हमको नजर आया। डिफरेंस नजर आया। लीनियर श्रिंकेज, लीनियर कितना श्रिंक कर गया उसको ले लो, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना हम। जब भी हम लीनियर श्रिंकेज की बात कर रहे हैं, कितना फर्क आया हमारे सॉइल में, वो देख रहे हैं। डेल्टा एच, थिकनेस। श्रिंकेज की जब भी बात होगी, मतलब इतना था, इतने से अब इतने पे रह गया, जो चेंज होगा उसकी बात हो रही है। डेल्टा एच, इतनी थी हाइट, अब इतनी रहेगी, इतनी थी इतनी रहेगी अब, तो चेंज हुआ। डेल्टा एच डिवाइडेड बाय एच नॉट, जो उसकी ओरिजिनल डायमेंशन थी हमारे सॉइल की श्रिंक करने से पहले, वो है एच नॉट। डेल्टा एच, दिस इज द श्रिंकेज इन थिकनेस ऑफ सॉइल, राइट। और एच नॉट मैंने आपको बताया है ओरिजिनल डायमेंशन, जो कि हमारे केस में वो डायमेंशन कौन सी है? थिकनेस ऑफ सॉइल, राइट। ये है लीनियर श्रिंकेज, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब श्रिंकेज इंडेक्स को हम पढ़ेंगे। ये श्रिंकेज इंडेक्स, जिसको हम IS से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता क्या है? ये वो इंडेक्स है जो बताता है कि कौन सी रेंज ऑफ वाटर कंटेंट में हमारा सॉइल एज सेमी सॉलिड बिहेव कर रहा है, राइट। तो सेमी सॉलिड किस वाटर कंटेंट की रेंज में हमारा सॉइल बिहेव कर रहा है? इस वाटर कंटेंट की रेंज में। ये वाटर कंटेंट को अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करूंगा? इसको कैसे करूंगा? इतना जो है इसमें से इतने को माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। ये क्या है? WP। ये क्या है? WS। मतलब WP में से WS को माइनस कर दूं तो वो रेंज आ जाएगी मेरे सॉइल की, जिसमें मेरा सॉइल सेमी सॉलिड की तरह बिहेव करेगा, राइट। तो श्रिंकेज इंडेक्स IS इज इक्वल टू WP माइनस WS। और ये रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है? वो रेंज ऑफ वाटर कंटेंट जिसमें मेरा सॉइल सेमी सॉलिड की तरह बिहेव करे, राइट। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंडेक्स पर, दैट इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो अगर हम अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स को देखें तो आपको इसके नाम से ही नजर आ रहा होगा कि ये वो इंडेक्स है जो एक रेंज ऑफ वाटर कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें हमारा सॉइल कैसा बिहेव करे? प्लास्टिक की तरह। और प्लास्टिक की तरह हमारा सॉइल किस वाटर कंटेंट की रेंज में रिप्रेजेंट कर रहा था? किस वाटर कंटेंट की रेंज में बिहेव कर रहा था? एज प्लास्टिक।
जब WP हो जाता था तब बिहेव करने लग जाता था हमारा सॉइल एज प्लास्टिक। कब तक? WL तक। मतलब ये रेंज है WP से शुरू होके जस्ट WL तक। WL पे लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाएगा जस्ट इधर तक, इससे थोड़े से इधर तक, थोड़ी सी इधर तक। WL पे जब पहुंच गया तब लिक्विड की तरह, मतलब इससे थोड़े से कम तक हमारा वाटर, हमारा जो सॉइल है वो प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगा। तो अगर रेंज बतानी हो तो रेंज आ जाएगी इतनी वाटर कंटेंट में से इतने को मैं माइनस कर दूं, मतलब ये वाला वाटर कंटेंट, ये वाला वाटर कंटेंट क्या है? WL माइनस WP। इसमें मेरा सॉइल क्योंकि प्लास्टिक की तरह बिहेव कर रहा है, WL माइनस WP में इस पर्टिकुलर वाटर कंटेंट की रेंज में, इसीलिए मैं एक इंडेक्स जो वाटर कंटेंट की रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें मेरा सॉइल प्लास्टिक की तरह बिहेव करे, उस इंडेक्स को मैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स कह देता हूं। मतलब WL माइनस WP होगा मेरा प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स वो इंडेक्स जो उस रेंज ऑफ वाटर कंटेंट को रिप्रेजेंट करे जिसमें मेरा सॉइल प्लास्टिक की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स की जब हम बात कर रहे हैं तब ऑर्गेनिक सॉइल्स की हम थोड़ी सी बात करके आगे चलेंगे। वो क्या? वो ये कि अगर आप देखो कि जो ऑर्गेनिक सॉइल्स हैं उनकी जो लिक्विड लिमिट होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और अगर आप प्लास्टिक लिमिट देखोगे उनकी, वो भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। प्लास्टिक लिमिट भी बहुत ज्यादा और लिक्विड लिमिट भी बहुत ज्यादा। किसकी? ऑर्गेनिक सॉइल्स की। तो इसलिए जब आप WL माइनस WP करते हो, ऑर्गेनिक सॉइल्स की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ही कम निकल के आ जाता है, इवन लेस देन सिल्ट। नहीं तो आप देखोगे कि जो सॉइल जितना ज्यादा कंप्रेसिबल है उतनी ही ज्यादा उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी होता है, उतनी ही रेंज ऑफ वाटर कंटेंट में वो प्लास्टिक की तरह बिहेव करता है। पर ये इन जनरल फाइन ग्रेन सॉइल की हम बात कर रहे हैं। पर जब आप ऑर्गेनिक सॉइल की बात करते हो तो वो कंप्रेसिबल तो है ज्यादा क्योंकि उसकी लिक्विड लिमिट ज्यादा है। हर एक इंफॉर्मेशन को हम धीरे धीरे सॉर्ट आउट करके चलते हैं, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप कैच करने में आसानी होगी। ऑर्गेनिक सॉइल्स की यहां पे मैं बात कर रहा हूं, उनकी लिक्विड लिमिट तो जो होती है ना वो हाई होती है, तो उसकी वजह से उनकी कंप्रेसिबिलिटी वो भी हाई होती है, कंप्रेसिबिलिटी वो भी हाई होती है। पर क्योंकि उनके जो प्लास्टिक लिमिट है, राइट, वो भी ज्यादा होती है ऑर्गेनिक सॉइल्स की, इसीलिए जब मैं लिक्विड लिमिट WL माइनस WP करूंगा वो बहुत ही कम निकल के आ जाता है, ये कम हो जाता है। नहीं तो अगर लिक्विड लिमिट ज्यादा थी तो WL माइनस WP ज्यादा आना चाहिए था, तो उससे ज्यादा रेंज ऑफ वाटर कंटेंट में मेरा सॉइल प्लास्टिक की तरह बिहेव करता। पर WL ज्यादा होने के साथ साथ WP भी बहुत ज्यादा है। ऑफ कोर्स लिक्विड लिमिट से तो कम ही होगा पर बहुत ज्यादा है, मतलब इन दोनों के बीच में बहुत कम डिफरेंस है। WL तो उनका ज्यादा है ही, पर WP भी बहुत पास है इस WL के ऑर्गेनिक सॉइल्स में। तो इसलिए जिस रेंज में मेरा सॉइल प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगा वो बहुत कम रेंज हो जाती है अगर मैं ऑर्गेनिक सॉइल्स की बात करूं। तो इसीलिए ये जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है ऑर्गेनिक सॉइल्स का ये बहुत कम हो जाता है, इवन लेस देन सिल्ट। प्लास्टिसिटी इंडेक्स of organic soils is very less, very less। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं डिफरेंट सॉइल्स में, तो जो मैंने आपको जनरल थंब रूल बताया, जो सॉइल जितना ज्यादा कंप्रेसिबल होगा,
जितना ज्यादा कोहिजिव होगा उतना ही ज्यादा वो प्लास्टिक भी होगा, उतनी ही रेंज ऑफ वाटर कंटेंट में वो प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है, क्ले उनमें कोहिजन ज्यादा होती है, पकड़ के एक दूसरे को वो ज्यादा अच्छे तरीके से रखते हैं, लिक्को लिमिट उनकी ज्यादा होती है। हमने पढ़ा था क्ले की लिक्को लिमिट बहुत ज्यादा होती है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स इन सॉइल्स का बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं आईपी प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्ले की बात करूं, काफी ज्यादा होगा वो, उससे कम फिर सिल्ट आ जाएगी। और ऑर्गेनिक सॉइल्स का तो मैंने बताया सिल्ट से भी कम हो जाता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, सिल्ट से भी कम। दिस इज ऑर्गेनिक सॉइल्स, राइट। लिक्विड लिमिट इनकी काफी ज्यादा होती है ऑर्गेनिक सॉइल्स की। कंप्रेसिबल फिर इसलिए ये बहुत ज्यादा होते हैं, दबते बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए जब मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक सॉइल्स की मैं जब भी बात करूंगा तो आप अपने दिमाग में विजुअलाइजेशन बना लेना गीले पत्तों की, गीले पत्तों का बहुत सारा ढेर पड़ा है। तो अब जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी ना वो ऑर्गेनिक सॉइल्स की प्रॉपर्टी के साथ मैच करेंगी। जब मैंने गीले पत्तों का कह दिया उससे आपके दिमाग में एक ऐसी इमेज बनेगी कि इसमें पानी बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है। इसके लिए आपका फिर ये अब दिमाग चलने लग जाएगा कि इसकी ना जो पानी बहुत ज्यादा होता है, पानी बहुत ज्यादा होने से इसकी लिक्विड लिमिट बहुत ज्यादा होती है, लिक्विड लिमिट बहुत ज्यादा होती है, कंप्रेसिबल ये बहुत ज्यादा होते हैं। गीले पत्तों का मैंने ढेर कह दिया, पत्तों पर अगर आप कूदो तो आप उसमें दब जाओगे, पत्ते दब जाएंगे। इसीलिए मैंने ऐसी विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में क्रिएट करवाई थी जब मैंने ऑर्गेनिक सॉइल्स की बात की थी, जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे थे इन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉइल्स। इसीलिए मैंने वो विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में क्रिएट करवाई थी, राइट। तो ये अब जब आईपी का हमने इन जनरल कंपैरिजन देख लिया है, अब इस आईपी की थोड़ी और रेंज भी देख लेते हैं हम। क्योंकि जो ये इंडेक्स है ना प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। क्योंकि एक ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, स्पेसिफिकली बात करूं तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी की बात करता है। इसीलिए ये इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स बन जाता है, इसीलिए हम इसको इतनी डिटेल में पढ़ रहे हैं। श्रिंकेज इंडेक्स को तो बस एक फॉर्मूला और एक जस्ट एक जिस्ट देके कि वो रेंज ऑफ वाटर कंटेंट जिसमें हमारा सॉइल सेमी सॉलिड बिहेव करे, ये कह के हमने खत्म कर दिया था। पर प्लास्टिसिटी इंडेक्स को थोड़ा और पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल प्लास्टिसिटी की ओर इशारा कर रहा है, राइट। अब इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। अब अगर हम अलग अलग सॉइल्स की रेंज देखें कि उनका प्लास्टिसिटी इंडेक्स किस रेंज में लाई करता है, तो वो कुछ ऐसा होगा जो मैं आपको इस टेबल में दिखा रहा हूं। सबसे पहले ग्रेवल और सैंड, ये कोर्स ग्रेन सॉइल आ गई। कोर्स ग्रेन सॉइल प्लास्टिक होते ही नहीं है, तो अगर प्लास्टिक ये होते नहीं है तो इनका प्लास्टिसिटी इंडेक्स, वो रेंज ऑफ वाटर कंटेंट जिसमें ये प्लास्टिक की तरह बिहेव करेंगे, वो वाटर कंटेंट होगा नहीं होगा। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि इसका WL लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट इसकी WP वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगी, और कोइंसाइड करेंगे तो WL माइनस WP इक्वल टू 0 आ जाएगा। या तो इस एक्सप्लेनेशन से आप इसका 0 कह दो, या सीधा देख लो क्योंकि ये प्लास्टिक नहीं होते, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ये दिखाता है कि कौन सा सॉइल कितना प्लास्टिक है, तो इसलिए सीधा ही इनका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 के इक्वल आ जाएगा। ग्रेवल और सैंड का, जो कि दोनों कोर्स ग्रेन सॉइल्स हैं। अब बात आती है सिल्ट की। अब हम फाइन ग्रेन सॉइल के एरिना में एंटर कर चुके हैं। सिल्ट की अगर मैं बात करूं तो उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 10 to 15 की रेंज में लाया करेगा। अब क्ले की जब हम बात कर रहे हैं, पहले भी जब लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट की भी हमने बात की थी, तब भी क्ले की जब हमने रेंज देखी थी लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट की, तब हमने एलुवियल सॉइल की क्ले उसकी अलग बात की थी और ब्लैक वाटर सॉइल की क्ले उसकी अलग बात की थी। इसमें भी क्ले की जब हम बात करेंगे, ऑफ कोर्स कोई भी क्ले हो उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स सिल्ट के प्लास्टिसिटी इंडेक्स से तो ज्यादा होगा ही,
पर कितना ज्यादा होगा ये इस पे डिपेंड करेगा कि ये कौन से सॉइल की क्ले है। जैसे एलुवियल सॉइल की क्ले की अगर मैं बात करूं तो उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 15 to 100 की रेंज में लाई करेगा। और अगर मैं ब्लैक कॉटन सॉइल, जिसको इन जनरल ब्लैक सॉइल भी कह देते हैं, उसकी रेंज की बात करूं वो 100 to 250 की रेंज में लाई करेगा। अब ये तो आप देख पा रहे हो कि एलुवियल सॉइल की जो क्ले है वो कम प्लास्टिक है, उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स कम है इन कंपैरिजन टू ब्लैक कॉटन सॉइल की जो क्ले है। फिर वही बात, क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल की क्ले में मोंटमोरिलोनाइट है, इसलिए इसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जो एलुवियल सॉइल है उसकी क्ले की प्लास्टिसिटी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे हमने देखा था लिको लिमिट भी जो थी ब्लैक कॉटन सॉइल की वो ज्यादा थी किसके कंपैरेटिवली, एलुवियल सॉइल की। लिको लिमिट देख लो, प्लास्टिक लिमिट देख लो, आप प्लास्टिसिटी इंडेक्स देख लो, वो ब्लैक कॉटन सॉइल का ज्यादा ही आएगा इन कंपैरिजन टू एलुवियल सॉइल की क्ले के कंपैरेटिवली, राइट। अब हम एग्जैक्ट ये तो हमने देख लिया ना कि बेस्ड ऑन सॉइल क्या प्लास्टिसिटी इंडेक्स की रेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने सॉइल में से। अब हम कुछ नंबर्स देखेंगे कि अच्छा अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स इतना हो तो हम उसको किस रेंज ऑफ प्लास्टिसिटी में रख सकते हैं, राइट नाउ। तो अभी जो हमने टेबल देखा था फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल उनकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स की रेंज कितनी कितनी होगी, वो टेबल आपको याद नहीं रखना, वो सिर्फ आपको एक रेफरेंस के लिए है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए है वो टेबल। पर जो अब टेबल हम कर रहे हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी क्या डिस्क्रिप्शन होगी वो आपको याद रखना है, वो डेफिनेटली आपको याद रखना ही है, ठीक है। वो पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ग्रेवल और सैंड की प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या की थी, 0। तो उसी की बात पहले कर लेते हैं कि अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसी भी सॉइल की 0 हो तो वो सॉइल क्या होगा, प्लास्टिक है ही नहीं, प्लास्टिक है ही नहीं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉन प्लास्टिक। तो उसके डिस्क्रिप्शन को आप कह दोगे नॉन प्लास्टिक। कब, जब उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है। अब बात आती है कि 0 से ऊपर हुआ तो वो प्लास्टिक है। अब 0 से ऊपर कितना भी हो सकता है, तो कैसे क्लासिफाई करें। सबसे पहले हम ये ले लेते हैं कि 0 से ऊपर तो है, ठीक है, पर लेस देन और इक्वल टू 7 है, ठीक है। 0 से ऊपर हो गया पर 7 या उससे कम है प्लास्टिसिटी इंडेक्स मेरा, तो मैं अपने सॉइल को क्या कहूंगा, तो मैं इसको मान लूंगा कि हाँ ये प्लास्टिक है पर बहुत कम, लो प्लास्टिक, ये लो प्लास्टिक की कैटेगरी में आ जाएगा। अब बात आती है कि 7 से अगर ऊपर हुआ तो फिर क्या, 7 से ऊपर अगर मेरा प्लास्टिसिटी इंडेक्स है और लेस देन और इक्वल टू 17 है, तब मैं अपने सॉइल को मीडियम प्लास्टिक की रेंज में डालूंगा, मीडियम प्लास्टिक, कि हां अब इसमें प्लास्टिसिटी अच्छी लग रही है, अब ये कम नहीं मीडियम में आ गया, मीडियम प्लास्टिक। अब बात आती है कि अगर 17 से अबव हो गई फिर मतलब उसमें अच्छी खासी प्लास्टिसिटी है, अब आप उसको सिर्फ मीडियम प्लास्टिक कह के उसका गुजारा नहीं कर सकते, अब आपको हाई प्लास्टिक कहना पड़ेगा, इट इज हाईली प्लास्टिक और हाई प्लास्टिक। फिर आप इसको ऐसे इस डिस्क्रिप्शन में आप इसको रख दोगे अगर 17 से ऊपर है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, राइट। तो ये आपको याद रखना, 0 नॉन प्लास्टिक, 0 to 7 और इक्वल टू 7 द लो प्लास्टिक, 7 to 17
17 के इक्वल भी है तब भी मीडियम प्लास्टिक, और अगर 17 से ग्रेटर हो गया देन इट इज हाईली प्लास्टिक। 0, 0 to 7, 7 to 17 एंड ग्रेटर देन 17। नॉन प्लास्टिक, लो प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक एंड हाई प्लास्टिक, ये आपको याद होना चाहिए, राइट। अब हम चलते हैं, अब हम ये चीज देखते हैं कि अगर दो सॉइल्स, मान लो एक का प्लास्टिसिटी इंडेक्स मेरा IP1 है, उसकी मैं X1 परसेंटेज को किसी दूसरी सॉइल जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP2 है उसकी X2 परसेंटेज से मिलाऊं, दोनों को मिलाऊं। अब जो ये मिला के मेरा सॉइल बन गया, ये जो ये मिक्सचर बन गया, उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होगा ये अब मैं देखता हूं। अब जैसे मैंने आपको बताया, पहला सॉइल, उसकी मान लो X1 परसेंटेज को मैं ले रहा हूं। X1 परसेंटेज ले लो, ये ले लो कि X1 रेशियो में उसकी ले रहा हूं, X1 रेशियो, X1 ग्राम, जो भी ले लो, ठीक है। अगर परसेंटेज वाइज बात कर रहे हो तो अगर दो को ले रहे हो तो उनका जो सम है दैट विल बी इक्वल टू 100%, ठीक है। अब बात देखो ये है कि X1 मैंने सॉइल ले लिया, X1 ग्राम्स ले सकते हो, X1 रेशियो ले सकते हो, कुछ भी। कहने का मतलब ये है कि X1 लिया मैंने सॉइल, ठीक है, उस फर्स्ट सॉइल जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP1 है, और दूसरा सॉइल X2 लिया जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP2 है। अब जब दोनों को मैंने मिला दिया तो X1 प्लस X2 बन गया, ठीक है। मान लो 2 ग्राम और 3 ग्राम लिया है तो 5 ग्राम बन जाएगा, ठीक है। 4 ग्राम 5 ग्राम लिया है तो 9 ग्राम बन जाएगा। अगर परसेंटेज वाइज ले रहे हो, ये 40% लिया है, ये 60% लिया है, तो 100% बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ कोर्स इक्वल टू 100% होगी एंड में। अगर इसको डायरेक्टली रेशियो लिया है, इसको 4:5 की रेशियो में लिया है, 6:10 की रेशियो में लिया है, तो सिंपली उस रेशियो का जो सम है वो इधर आ जाएगा X1 प्लस X2 में, ठीक है। और जो कॉम्पोजिट प्लास्टिसिटी इंडेक्स बना मेरे सॉइल का, उसको मैं IP कह रहा हूं यहां पे। तो उस IP की वैल्यू क्या होगी ये मेरे को अगर कैलकुलेट करना है तो वो मैं कैसे करूंगा, वो आएगा सिंपली आप इसका वेटेड एवरेज ले लीजिए। वेटेड एवरेज कैसे लेते हैं, सिंपल मैथ से आपको पता ही है। इसकी कितनी हम ले रहे हैं रेशो, X1, तो IP1 को X1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, और इस IP2 सेकेंड सॉइल के प्लास्टिसिटी इंडेक्स को आप X2 से मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कर दीजिए X1 प्लस X2 इन दोनों के सम से, ठीक है। तो ये मेरा प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकल के आ जाएगा। अब क्या हो अगर इनमें से एक सॉइल प्लास्टिक हो ही ना, मान लो सैंड के साथ मैं क्ले को मिक्स कर रहा हूं, तो सैंड तो नॉन प्लास्टिक है और क्ले हाईली प्लास्टिक है। तो अब अगर इसके मिक्सचर का प्लास्टिसिटी इंडेक्स मेरे को कैलकुलेट करना है तो वो मैं कैसे करूंगा, वो सिंपली आप ये देख लीजिए कि जिस एक कोई नॉन प्लास्टिक सॉइल का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए सैंड ही है, उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो मान लीजिए वो फर्स्ट सॉइल है, तो अगर वो फर्स्ट सॉइल है तो IP1 क्या आ जाएगा, 0। X1 उसका जो भी है, जो भी सेकंड सॉइल वो तो प्लास्टिक है ना, उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP2 आप लिख लेना, इनटू X2 कर देना, डिवाइडेड बाय नीचे X1 प्लस X2, वो तो आएगा। क्यों, चाहे वो प्लास्टिक नहीं है पहली सॉइल, पर उसका आप एक अमाउंट तो ले रहे हो, उसकी एक पर्टिकुलर रेशियो तो ले रहे हो मिक्स करने के लिए, तो इसलिए नीचे X1 प्लस X2 वो तो आएगा ही। डायरेक्टली फॉर्मूले से देखना है तो वो देख लो, अगर नॉन प्लास्टिक सॉइल है, डायरेक्टली फॉर्मूले से अगर आपको देखना है, नॉन प्लास्टिक सॉइल है उसका IP क्या होगा, 0। प्लास्टिक कोई सॉइल है उसका IP, उसका मान लीजिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP है, इसका मैं X1 ले रहा हूं, इसका X2 ले रहा हूं। अब जो IP कॉम्पोजिट सॉइल का आएगा मेरे पास, IP कॉम्पोजिट सॉइल जो मैंने बना ली, उसका क्या आएगा, इस फॉर्मूले का अप्लाई कर लो। IP1, अब मेरे केस में IP1 क्या है, 0, IP2 क्या है, IP, और X1 और X2 तो वो तो है ही। तो IP1 0, 0 इंटू X1 0,
सो 0 प्लस IP इंटू x2, IP2 को मैं यहां पर IP मान रहा हूं, IP इंटू x2 डिवाइडेड बाय सीधा फॉर्मूला से चलो फिर, x1 प्लस x2 ये आ जाएगा। अगर डायरेक्टली फॉर्मूला से देखना है तो ये आ जाएगा। मतलब किसी नॉन प्लास्टिक सॉइल को प्लास्टिक सॉइल के साथ आप मिक्स कर रहे हो, तो जो प्लास्टिक सॉइल का IP है उसका आप जितने रेशियो आपने उसके लिया है उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय जो टोटल रेशियो है फर्स्ट और सेकंड उससे डिवाइड कर दो उसके सम से, तो आपका नेट रिजल्टेंट प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द कंपोजिट सॉइल वो आ जाएगा। राइट, वो ये है। डायरेक्टली फॉर्मूला से देखना है वो ये है, लॉजिकली इस चीज को देखना है वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम हमारे अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अब आगे हम पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी इंडेक्स जिसको IC से रिप्रेजेंट करते हैं, और लिक्विडिटी इंडेक्स जिसको हम IL से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है कि हम इन इंडिसेस को पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये वो इंडिसेस हैं जो डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ सॉइल कैसा है। आपको याद होगा जब हमने ये कंसिस्टेंसी लिमिट वाला टॉपिक शुरू किया था तो हमने बात की थी कि जो कंसिस्टेंसी है ऑफ सॉइल वो हमको क्वालिटेटिवली बताती है कि हमारा सॉइल कैसा होगा, उसकी डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ सॉइल कैसी होगी, सॉफ्ट स्टिफ हार्ड कैसा होगा। और हमने बात की थी कि हाँ कुछ क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हम जरूर पढ़ते हैं जिनसे हम क्वालिटेटिवली बता पाए कि हमारा सॉइल कैसा है। क्वांटिटेटिव कुछ नंबर्स देके, नंबर 0 1 2 3 ये क्वांटिटेटिव, गुड बैड ये क्वालिटेटिव, क्वालिटी बता रहे हो क्वालिटेटिव, कोई क्वांटिटी बता रहे हो नंबर बता रहे हो वो है क्वांटिटेटिव। तो अब ये आ गया, ये वो इंडिसेस हैं। अब वो पल आ गया है जब फाइनली हम क्वालिटेटिवली अपने सॉइल को बताएंगे कि वो सॉफ्ट स्टिफ हार्ड कैसा है, बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड लिक्विडिटी इंडेक्स जिसको हम IC और IL से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनको हम इकट्ठा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है, कैसे ये हम देखेंगे। पर पहले इस लाइन को आप देखिए, दीज इंडिसेस, इंडेक्स सिंगुलर, इंडिसेस अगर एक से ज्यादा, प्लूरल इंडेक्स को हम इंडिसेस कहते हैं। दीज इंडिसेस रिप्रेजेंट द इन सीटू बिहेवियर। इन सीटू मतलब साइट पे हमारा सॉइल कैसा होगा वो बता रहे हैं। एंड डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ सॉइल, जैसे मैंने आपको बताया डिग्री ऑफ फर्मनेस कैसा है, ये सॉफ्ट है या हार्ड है। एंड डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ सॉइल डिपेंडिंग अपॉन नेचुरल वाटर कंटेंट, उसका एक्चुअली साइड पे क्या वाटर कंटेंट है उस पे डिपेंड करेगा कि एक्चुअली अब साइड पे मेरा सॉइल सॉफ्ट है या हार्ड है। तो एक्चुअली साइड पे कैसा सॉइल है ये दो इंडिसेस वो बताते हैं। इसलिए ये दो इंडिसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे केस में। प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिसेस है। और इन इंडिसेस के बेस पे जब हम हमारे सॉइल को क्लासिफाई करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, वो टेबल भी आपको याद रखना होगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। पर पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। कंसिस्टेंसी इंडेक्स का अगर मैं फॉर्मूला आपको बताऊं कि वो क्या होता है, वो ये होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज इक्वल टू WL लिक्विड लिमिट माइनस WN। अब ये WN हम पहली बार डिस्कस कर रहे हैं, अब से पहले WN का हमने जिक्र नहीं किया था। WN हम पहली बार बता रहे हैं। ये WN क्या है, बेस्ड ऑन हमने क्या कहा है, ये दो इंडिसेस बताते हैं बिहेवियर ऑफ सॉइल डिपेंडिंग ऑन नेचुरल वाटर कंटेंट। तो WN नेचुरल वाटर कंटेंट है।
डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एन डिवाइडेड बाय डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, और डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी अभी अभी हम पढ़ के आए हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एन डिवाइडेड बाय आई पी, मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो इसको आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है, राइट। अब बात आती है लिक्विडिटी इंडेक्स की। अब ये भी आपको याद रखना होगा कि इन फॉर्मूलाज को याद कैसे रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो आप इनको इंटरमिंगल कर दो, एक्सचेंज कर दो, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो नहीं हम चाहते। इनको याद रखने का तरीका देखो, लिक्विडिटी इंडेक्स में लिक्विड लिमिट नहीं आती, तो किस में आती है? कंसिस्टेंसी इंडेक्स में। कंसिस्टेंसी इंडेक्स में लिक्विड लिमिट आएगी, और लिक्विड लिमिट से ही हम कुछ वाटर कंटेंट को माइनस करेंगे, क्योंकि हम हमारे सॉइल की बात लिक्विड लिमिट तक ही करते हैं, उसके ऊपर नहीं करते। लिक्विड लिमिट में से ही कुछ वाटर कंटेंट माइनस होना है, और कौन सा? नेचुरल वाटर कंटेंट। क्योंकि जब हम इंडेक्स, इन दो इंडेक्सेस की बात करेंगे, तो बेस्ड ऑन नेचुरल वाटर कंटेंट हमारा सॉइल कैसा है उसकी बात हम कर रहे हैं। इसीलिए डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एन, नीचे प्लास्टिसिटी इंडेक्स, वो तो है ही। अब लिक्विडिटी इंडेक्स में ये नहीं आना। और एक बात और जो मैंने आपको कही थी कि ये दो इंडेक्सेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा। मतलब इधर जो डब्ल्यू एन माइनस में था, उसको अगर मैंने इसका इफेक्ट आपस में एक्सचेंज करना है कि एक बढ़े दूसरा कम हो, या एक कम हो दूसरा बढ़े, तो जो यहां पे डब्ल्यू एन माइनस में था उसको मैं यहां पे डब्ल्यू एन प्लस में रख दूंगा, और माइनस क्या करूंगा? इधर डब्ल्यू एल में से डब्ल्यू एन को माइनस किया था, इधर डब्ल्यू एन में से डब्ल्यू पी को माइनस करूंगा, और नीचे डिनोमिनेटर वो तो सेम ही रखना है, क्या? डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, या जिसको हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी का भी नाम दे रहे हैं। तो इसको आप डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू पी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी कह दो, या डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू पी डिवाइडेड बाई आई पी कह दो, एक ही बात है, ठीक है। अब हमने कंसिस्टेंसी इंडेक्स की बात कर ली, हमने लिक्विडिटी इंडेक्स की बात कर ली। अब बात करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट हुए। देखिए, इधर डब्ल्यू एन माइनस में है, इधर डब्ल्यू एन प्लस में है, पॉजिटिव में है, इधर डब्ल्यू एल आ रहा है, इधर डब्ल्यू पी आ रहा है, नीचे दोनों के प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी ही है। तो अगर मैंने इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाना है, तो सीधा सीधा जो चीज मुझे दिखेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन है, तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो डब्ल्यू एन जो यहां पे माइनस में है और डब्ल्यू एन जो यहां पे प्लस में है, वो आपस में कट जाएगा, और इसके साथ डब्ल्यू एल प्लस में हो जाएगा और डब्ल्यू पी माइनस में हो जाएगा, तो ऊपर डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी बन जाएगा, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, और वो किसके इक्वल है? आईपी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऊपर भी है और नीचे तो था ही, तो ऊपर और नीचे प्लास्टिसिटी इंडेक्स आ गया। अब वो ऊपर और नीचे दोनों में से कट जाएगा और आईपी बाई आईपी इक्वल टू 1 आ जाएगा। मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, आईसी और आईएल को, तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दिस इज आईसी एंड दिस इज आईएल। ऐसे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि आईसी प्लस आईएल इक्वल टू 1 हो रहा है। अब अगर क्योंकि दोनों का जो सम है वो इक्वल टू 1 रहना है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा ही, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। आईसी बढ़ेगा तो क्योंकि सम 1 के इक्वल रहना है,
IC बढ़ेगा तो IL कम होगा, IC कम होगा तो IL बढ़ेगा। ये होना ही है, क्योंकि दोनों का सम कांस्टेंट रहना चाहिए। सम कांस्टेंट रहना चाहिए, एक बढ़ रहा है दूसरा कम, एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ेगा, एक दूसरे के ऊपर ये ऐसे डिपेंडेंट है। नाउ एक और बात अब हम देख लें, दैट इफ IC कंसिस्टेंसी इंडेक्स अगर ये 0 से कम हुआ, हम इन दोनों की बात करेंगे, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स, दोनों की बात करेंगे कि अगर 0 से कम हो, फिर बात करेंगे 0 और 1 के बीच हो, फिर बात करेंगे अगर 1 से ग्रेटर देन हो, और सिर्फ एक की बात करेंगे, सिर्फ कंसिस्टेंसी इंडेक्स की, क्योंकि दूसरा तो 1 माइनस करके आ ही जाना है। लॉजिकली भी देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। अब IC अगर लेस देन 0 है, मतलब WN WL से ज्यादा है, मतलब नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट से ज्यादा है, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स में जो हमने कंसिस्टेंसी कर्व शुरू में देखी थी, उसमें अगर लिक्विड लिमिट से ज्यादा वाटर कंटेंट हो तो वो कौन सा फेज था, कौन सी स्टेट थी हमारे सॉइल की, लिक्विड। तो मतलब हमारा जो सॉइल है उसको हम लिक्विड स्टेट में मानेंगे अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स लेस देन 0 है। तो अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स लेस देन 0 हुआ तो वो लिक्विड स्टेट या लिक्विड फेज में हमारा सॉइल माना जाएगा। लिक्विड फेज कह दूं, आई थिंक इट विल बी बेटर। सॉइल की टर्मिनोलॉजी में हम फेज टर्म ज्यादा इस्तेमाल करते हैं रादर देन स्टेट। स्टेट कह दो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि कहने का मतलब वो ही है। अब लेस देन 0 पर तो आपको पता चल गया कि लिक्विड फेज में होगा, क्योंकि WN WL से ज्यादा हो जाएगा। लिक्विड लिमिट से ज्यादा वाटर कंटेंट को हम लिक्विड फेज में गिन रहे थे, राइट। पर अगर लिक्विड लिमिट के भी इक्वल हो जाता है वाटर कंटेंट, तब भी तो हम इसको ऐसे गिनते थे कि हाँ, लिक्विड फेज हमारा वो फेज है, या लिक्विड लिमिट को जब हमने डिफाइन किया था तो ऐसे डिफाइन किया था कि वो वाटर कंटेंट जो एक बार आ जाए तो हम हमारे सॉइल को लिक्विड फेज में गिनना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। मतलब लिक्विड लिमिट पर भी हमने हमारे सॉइल को लिक्विड फेज में गिना था। मतलब अगर WN WL के इक्वल हो जाए तब भी हम हमारे सॉइल को लिक्विड फेज में गिनेंगे, और WN अगर WL के इक्वल आ गया तो WL माइनस WL इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब इक्वल टू 0 पर भी, IC इक्वल टू 0 पर भी लिक्विड फेज में होगा मेरा सॉइल, राइट। अब अगर हम बात करें कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स अगर 0 to 1 के बीच में है, फिर हमारा सॉइल कैसा होगा। तो अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स 0 to 1 के बीच में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 से तो जो ग्रेटर है, ये जब मैंने आपको बता दिया तो इसका ये मतलब है कि WN वो WL से तो कम हो गई। मतलब अब मेरा वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट से कम है, पर मैं साथ में ये भी कह रहा हूं कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स लेस देन 1 है। और जब मैं कह रहा हूं कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स लेस देन 1 है, तो उसका ये मतलब हुआ कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा होगा, तभी तो लेस देन 1 होगा कंसिस्टेंसी इंडेक्स। 2/5 इज लेस देन 1, 4/7 इज लेस देन 1। मतलब ऊपर वाला नीचे वाले से कम होना चाहिए। WL माइनस WN, WL माइनस WP या IP आप कह लो, उससे कम होना चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब WN लिक्विड लिमिट से कम होता 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 कहां तक पहुंच जाए, WP उससे कम ना हो, फिर लेस देन 1 आ जाएगा। क्योंकि अगर उससे कम हो गया तो न्यूमरेटर वो तो डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स लेस देन 1 नहीं ग्रेटर देन 1 हो जाएगा।
पर हमने लेस देन 1 रखना है। क्यों रखना है ये अभी आपको पता चलेगा। देखिए अगर लेस देन 1 हुआ तो मतलब मेरा जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो WL से तो कम है, पर कम होता 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 WP तक ही पहुंचा है, उससे नीचे नहीं गया। मतलब मेरा वाटर कंटेंट WL और WP के बीच में है। और ऐसे फेज ऑफ सॉइल को हमने अपनी कंसिस्टेंसी कर्व में क्या कहा था? ऑफ कोर्स प्लास्टिक फेज या प्लास्टिक स्टेट में हमने अपने सॉइल को कहा था। लिक्विड फेज में जब वो लिक्विड लिमिट से ज्यादा हो, प्लास्टिक फेज में जब वो लिक्विड लिमिट से तो कम हो उसका वाटर कंटेंट, पर प्लास्टिक लिमिट या उससे ज्यादा हो। अब वो इस रेंज में लाई कर रहा है, इसीलिए हम हमारे सॉइल को प्लास्टिक फेज में कहेंगे। कब? जब उसका कंसिस्टेंसी इंडेक्स 0 to 1 की रेंज में लाई कर रहा है। और एक और बात, अगर WN कम होता होता WP तक भी पहुंच गया, तब भी उसका यह मतलब हुआ कि WL माइनस WP डिवाइड बाय WL माइनस WP, मतलब ऊपर और नीचे सेम हो गया, मतलब इक्वल टू 1 हो गया। मतलब कंसिस्टेंसी इंडेक्स इक्वल टू 1। और उसका मतलब अगर आप कंसिस्टेंसी कर्व में देखो तो ये होगा कि नेचुरल वाटर कंटेंट प्लास्टिक जो मेरी लिमिट है उसके इक्वल हो गया। और जब नेचुरल वाटर कंटेंट, जब वाटर कंटेंट इन जनरल प्लास्टिक लिमिट के इक्वल हो जाता है, तब उस स्टेट में हम हमारे सॉइल को प्लास्टिक फेज में ही तो गिनते थे, राइट। प्लास्टिक लिमिट क्या थी? मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पे हमारा सॉइल प्लास्टिक की तरह बिहेव करने लग जाए। मतलब प्लास्टिक लिमिट को भी प्लास्टिक फेज में हमने गिना था। तो मतलब IC इक्वल टू 1 पे भी जब WN इक्वल टू WP हो रहा है तब भी मेरा प्लास्टिक फेज में सॉइल है। तो यहां पर 1 पे भी मैं इक्वालिटी का साइन डालूंगा, राइट। अब बात आती है कि अगर मेरा कंसिस्टेंसी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 हो, फिर उस केस में इसका यह मतलब बना कि WN कम होता होता, लिक्विड लिमिट से कम होता होता इतना कम हो गया कि वो WP से भी कम हो गया, प्लास्टिक लिमिट से भी कम हो गया। और जब वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट से भी कम हो गया तो उसका ये मतलब है कि वो या तो सेमी सॉलिड स्टेट में होगा या सॉलिड स्टेट में होगा। सेमी सॉलिड WS और WP के बीच में, श्रिंके लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में, सॉलिड श्रिंके लिमिट से भी जब कम हो जाए तब सॉलिड स्टेट। तो मतलब अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है तो मेरा सॉइल सेमी सॉलिड या सॉलिड स्टेट में होगा, सेमी सॉलिड और सॉलिड स्टेट। इस स्टेट में मेरा सॉइल होगा। फेज कह लो या स्टेट कह लो, एक ही बात है। लेट दिस इज लिक्विड, दिस इज प्लास्टिक, एंड देन वी हैव सेमी सॉलिड और सॉलिड स्टेट। अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 हो तो, राइट। क्योंकि अब देखिए ना, 1 कब होगा? जब नेचुरल वाटर कंटेंट WN WP से कम हो, क्योंकि तभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। तभी जो ये डिफरेंस है WL माइनस WP का इतना बड़ा हो जाएगा कि वो WL माइनस WP के डिफरेंस को सरपास कर जाए। तो उसी केस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तभी कंसिस्टेंसी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होगा, राइट। अब लिक्विडिटी इंडेक्स की बात करनी है तो आप सिंपली इसका रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि IC प्लस IL इक्वल टू 1 है। तो मतलब IC लेस देन और इक्वल टू 0 पे लिक्विड फेज था, तो IC को आप 0 रख दीजिए, इक्वल टू पे भी था, मतलब IC को आप इक्वल टू 0 रख दीजिए तो IL इक्वल टू 1 आ जाएगा। मतलब IL इक्वल टू 1 उस पे तो ये है ही, और अगर ये लेस देन 0 है तो IL को ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा, तभी सम इक्वल टू 1 आएगा, राइट। जैसे इधर देखिए,
इधर इक्वल टू 1 वो तो ऑफ कोर्स होना ही है, और इसको ग्रेटर देन 1 भी होना होगा। अगर ये IC इक्वल टू 0 हुआ, अगर ये IC इक्वल टू 0 है, तब तो IL इक्वल टू 1 पे ही हमारा काम बन जाएगा। पर अगर ये लेस देन 0 हुआ, मान लीजिए -0.2, कोई वैल्यू मानिए -0.2, तो ये -0.2 IL क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0.2, क्योंकि -0.2 इधर जाके प्लस, तो 1 प्लस 0.2 मतलब 1.2। मतलब अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स लेस देन 0 है तो लिक्विडिटी इंडेक्स को ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा, तभी IC प्लस IL इक्वल टू 1 होगा। तो अगर ये इक्वल टू 0 है तब तो IL इक्वल टू 1, इक्वलिटी का साइन आ जाएगा। पर अगर ये लेस देन 0 है तब IL ग्रेटर देन 1 होगा, राइट? तब ये लिक्विड फेज में होगा। दिस फेज विल बी एप्लीकेबल हेयर ऑल्सो, राइट? सीधा हम लिख दे रहे हैं IL ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आप सिर्फ IC की वैल्यू याद रख लीजिए, फिर IC प्लस IL इक्वल टू 1 पे आपको ये जो रिलेशन है वो, तो अगर आपने ये वाला रिलेशन याद रख लिया IC प्लस IL इक्वल टू 1, तो लिक्विडिटी इंडेक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए वो तो आप देख ही लोगे, ठीक है? अब जैसे मैंने आपको बताया था कि लिक्विडिटी इंडेक्स के फॉर्मूले से भी देख लेंगे। अब IL ग्रेटर देन इक्वल टू 1 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? IL ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब WN माइनस WP का जो डिफरेंस है वो IP WL माइनस WP के डिफरेंस से भी ज्यादा है। तो WN यहां पे पॉजिटिव में है, तो WN माइनस WP इसका जो डिफरेंस है WL माइनस WP के डिफरेंस से तभी ज्यादा होगा अगर WN WL से भी ज्यादा हो जाए। और ऐसे केस में जब WN WL से ज्यादा हो गया, नेचुरल वाटर करंट लिक्विड लिमिट से भी ज्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में तो हमने लिक्विड फेज में ही अपने सॉइल को कहा था। और अगर लिक्विड लिमिट के इक्वल हो गया तब भी लिक्विड फेज में, तो वो तो हमने यहां पर लिखा ही हुआ है, ठीक है? अब IC 0 to 1 के बीच में प्लास्टिक फेज में था, वैसे IL भी 0 to 1 की रेंज में प्लास्टिक फेज में होगा, पर यहां पर 1 पे इक्वलिटी का साइन था, यहां पर 0 पे होगा। क्यों? क्योंकि देखिए IC इक्वल टू 1, IC इक्वल टू 1 तो IL को क्या होना पड़ेगा कि इनका सम इक्वल टू 1 हो जाए, 0, क्योंकि तभी 1 इक्वल टू 1 होगा, 1 प्लस 0 1 तभी होगा। तो इसलिए यहां पर इक्वलिटी का साइन मैंने डाला है। और जैसे मैंने आपको बताया था, आप लॉजिकली भी इस चीज को देख सकते हो, राइट? लॉजिकली आप इस चीज को देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। IL 0 to 1, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन सेम होगी जो प्लास्टिक फेज की हमने कंसिस्टेंसी इंडेक्स में एक्सप्लेनेशन देखी थी ना, सेम एक्सप्लेनेशन इसकी भी होगी लिक्विडिटी इंडेक्स की, राइट? कोई ये बड़ी बात नहीं है। अब आखिरी में कंसिस्टेंसी इंडेक्स अगर ग्रेटर देन 1 है, मान लीजिए 1.2 है, 1.2 इधर मैं रख दूं, तो लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होना पड़ेगा, -0.2। अगर ये 1.2 है तो -0.2 अगर ये होगा तभी इक्वल टू 1 बनेगा ना ये। मतलब अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो लिक्विडिटी इंडेक्स लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0। तो फिर मेरा सॉइल सेमी सॉलिड या सॉलिड स्टेट में होगा। और यहां पर कहीं पर इक्वलिटी का साइन नहीं था तो यहां पर भी हमने नहीं डाला, सीधा कंसिस्टेंसी इंडेक्स को आप याद रख लीजिए, लिक्विडिटी इंडेक्स वो तो आपको याद रह ही जाएगा। अब इसको लॉजिकली भी थोड़ा आपको मैं याद रखना सिखाता हूं। ये तो न्यूमेरिकली मैंने आपको याद रखने का तरीका बता दिया ना, अब थोड़ा लॉजिकली भी। कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो है ना, लॉजिकल इंफरेंस पे आ रहा हूं मैं। कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो है ना, ये जितना ज्यादा होगा उतना मेरा सॉइल ज्यादा स्टिफ होगा, ठीक है? ये चीज, अब इस चीज को दिमाग में रखते हुए कि जितना ज्यादा कंसिस्टेंसी इंडेक्स उतना स्ट्रॉन्ग मेरा सॉइल। तो मतलब अगर ये ग्रेटर देन 1 हुआ तो मतलब सेमी सॉलिड या सॉलिड स्टेट में है। 0 0 to 1 और 1 से ग्रेटर, यही वैल्यूज हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स जिसमें लाई कर सकता है। ग्रेटर देन 1 हुआ तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सेमी सॉलिड या सॉलिड स्टेट में रहेगा, सॉलिड में सेमी सॉलिड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा हार्ड हमारा सॉइल रहेगा।
और अगर 1 से कम होने लगा, 0 to 1, सेमी सॉलिड से अगली स्टेज तो हमने प्लास्टिक स्टेज देखी थी, वो हो जाएगी। और अगर लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0 मतलब मेरा सॉइल बहुत ही वीक है, और सबसे वीक स्टेट हमने हमारे सॉइल में लिक्विड स्टेट को कहा था, राइट। तो मतलब अगर लेस देन 0 हुआ तो लिक्विड फेज आ जाएगा। और इक्वेलिटी का साइन कहां पर आएगा, ये आप सीधा फॉर्मूले में पुट करके देख लेना वाटर कंटेंट को, राइट। जैसे यहां पर इक्वेलिटी का साइन लिक्विड फेज में WN 0 तभी आएगा ना जब WN नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट के इक्वल हो जाए। और नेचुरल वाटर कंटेंट अगर लिक्विड लिमिट के इक्वल हो गया, लिक्विड लिमिट पे जब वाटर कंटेंट रीच कर जाता है तब हमने लिक्विड फेज कहा था। और यहाँ पे इक्वालिटी का साइन 1 पे हमने प्लास्टिक फेज का है, आप सीधा वैल्यू पुट कर लो। मतलब ये IC इक्वल टू 1, मतलब WL माइनस WP ही होना चाहिए, तभी तो WL माइनस WP जो नीचे है उससे कैंसिल होकर ये इक्वल टू 1 होगा। मतलब WN इक्वल WP, मतलब WN WP के इक्वल। और वो वाटर कंटेंट जिस पे हमारा सॉइल प्लास्टिक की तरह बिहेव करने लग जाए, मिनिमम वाटर कंटेंट, उसी को तो हमने प्लास्टिक लिमिट का नाम दिया था। तो इक्वालिटी का साइन तो आप वैल्यू पुट करके देख लेना, उससे आपको आ जाएगा। और लॉजिकली इस चीज को याद रखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। कंसिस्टेंसी इंडेक्स जितना हाई उतना स्ट्रॉन्ग मेरा सॉइल, तो ग्रेटर देन 1 तो सेमी सॉलिड या सॉलिड स्टेट में, 0 to 1 की रेंज में प्लास्टिक फेज में, और लेस देन 0 हो गया तो लिक्विड फेज में। लिक्विडिटी इंडेक्स सीधा कंसिस्टेंसी इंडेक्स से रिलेट करता हुआ आप लिक्विडिटी इंडेक्स याद कर लेना, इसको डायरेक्टली याद करने की आपको जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर याद करना भी हो लॉजिकली भी, तब भी आप ऐसे कर सकते हो। लिक्विडिटी इंडेक्स ये बता रहा है कि मेरा सॉइल कितना लिक्विड है, कितना लिक्विड की तरह इंक्लाइंड हो रहा है। तो अगर ये ज्यादा होगा, अगर ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा, तो मतलब लिक्विड की तरह ज्यादा इंक्लाइंड हो रहा है, मतलब लिक्विड फेज। और 0 to 1 में हुआ तब तो ऑफ कोर्स प्लास्टिक फेज है ही। और लेस देन 0 हुआ लिक्विडिटी इंडेक्स, मतलब वो लिक्विड से दूर जा रहा है, और लिक्विड से दूर प्लास्टिक फेज का, अगर हम प्लास्टिक फेज से लिक्विड से दूर जाएं, एक साइड तो प्लास्टिक फेज के आ गया लिक्विड फेज, दूसरी साइड आ गया सेमी सॉलिड स्टेट, और सेमी सॉलिड स्टेट से भी अगर दूर जाए तो सॉलिड स्टेट। लिक्विडिटी इंडेक्स लेस देन 0 का ये मतलब लिक्विड से दूर जा रहा है, लिक्विड से दूर अगर जा रहे हैं तो सेमी सॉलिड या सॉलिड स्टेट, वो इधर है। इक्वालिटी का साइन कहां आएगा, वो जैसे मैंने आपको बताया, आप इस जो फॉर्मूला है, चाहे लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला चाहे कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला, आप उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देख सकते हो, राइट। अब हम देखेंगे कि ये जो हमने कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स पढ़ा है, इसके बेसिस पे हम अलग अलग वैल्यूज के बेसिस पे अपने सॉइल को कैसे क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स की शुरुआत में सेंटेंस पढ़ा था, उसका रेफरेंस, उसका इन्फ्रेंस, उसका महत्व अब आएगा। अब हम एक टेबल देखेंगे जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स की एक रेंज को बताते हुए ये बताएगा कि हमारे सॉइल को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसी होगी। ये डिस्क्रिप्शन आपको याद होनी चाहिए, राइट। तो हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स सबसे पहले हमने देखा था, अगर वो लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाए, और लिक्विडिटी इंडेक्स ऑफ कोर्स फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, उसको हमने कंसिस्टेंसी की टर्म में अगर देखें तो लिक्विड का नाम दिया था, और डिस्क्रिप्शन भी उसकी एज ए लिक्विड ही लिखेंगे हम, राइट। अब 0.25 के इंक्रीमेंट्स में हम कंसिस्टेंसी को बढ़ाते रहेंगे और देखते रहेंगे कि क्या उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज होती रहती है। अब ये तो आपको पता ही है कि जैसे जैसे हम कंसिस्टेंसी इंडेक्स को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा सॉइल स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, वैसे वैसे वो लिक्विड से सॉलिड की तरफ बढ़ता रहेगा, राइट। नाउ 0.25 अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स हो, या मैं ये कह दूं कि लिक्विडिटी इंडेक्स 12.75 हो,
सिंपली मैं IC प्लस IL को 1 रखने का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं। ये 0 तो ये 1, ये 0.25 तो ये 0.75। तब मेरा ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी तो मेरी प्लास्टिक ही होगी। प्लास्टिक मैं ब्रॉडली कह रहा हूं क्योंकि अभी तो 0 टू 0.25 ही लेके गया हूं मैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स को, फिर 0.25 से 0.5 पे आऊंगा, फिर 0.5 से 0.75 पे आऊंगा, सभी पे प्लास्टिक ही रहेगा। तो इन जनरल मैंने यहां पे प्लास्टिक कह दिया। यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं इसको डिमार्केट करने के लिए कि ये सभी के लिए प्लास्टिक ही है। 0 टू 0.25 और लिक्विडिटी इंडेक्स 1 टू 0.75 पे कंसिस्टेंसी तो प्लास्टिक ही रहती है। पर अगर मैं बात करूं कि डिस्क्रिप्शन इसकी क्या होगी, तो वो होगी लिक्विड से अब हम प्लास्टिक की तरफ ट्रांजिशन अपनी कर चुके हैं। अब मेरा सॉइल प्लास्टिक में तो आ गया पर फिर भी बहुत ही वीक सा है, बहुत ही सॉफ्ट सा है। तो इसीलिए मैं अपने सॉइल को कह दूंगा वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट। डिस्क्रिप्शन में इसको मैं वेरी सॉफ्ट से डिस्क्राइब करूंगा। और अगर ये 0.25 से 0.5 पे आ गया और लिक्विडिटी इंडेक्स ऑफ कोर्स 0.75 से 0.5 के बीच में आ गया, क्योंकि 0.25 इधर है तो 0.75 इधर करो ताकि सम 1 हो जाए। ये 0.5 तो ये भी 0.5। तो अगर लिक्विडिटी इंडेक्स ये है तो डिस्क्रिप्शन वेरी सॉफ्ट से अब भी 0.25 से 0.5 के बीच में है, अब भी बहुत वीक है, बहुत सॉफ्ट है, पर इतना सॉफ्ट नहीं है इसके जितना, 0 टू 0.25 जितना। अब मैं वेरी सॉफ्ट ना कह के सीधा कह दूंगा सॉफ्ट है, सॉफ्ट, जस्ट सॉफ्ट। और जब ये 0.5 टू 0.75 आ गया, जैसे धीरे धीरे देखिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स बढ़ रहा है, मतलब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है मेरा सॉइल, तो ये लिक्विड इंडेक्स 0.5 टू 0.25, डिस्क्रिप्शन तो ऑफ कोर्स इसकी प्लास्टिक ही रहेगी क्योंकि कंसिस्टेंसी इंडेक्स 0 टू 1 के बीच में रह रहा है। पर अब वेरी सॉफ्ट के बाद मैं इसको मीडियम स्टिफ का नाम दूंगा, मीडियम स्टिफ, क्योंकि अब धीरे धीरे मेरा सॉइल स्ट्रॉन्ग होने लग गया। मीडियम स्टिफ, इतना स्टिफ नहीं है इसलिए मैंने मीडियम स्टिफ लिखा। हाँ स्ट्रॉन्ग हुआ है, इतना नहीं, मीडियम स्टिफ। पर अगर ये सॉइल 0.75 टू 1 में हो गया, मतलब लिक्विड इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये 0.25 से 0 की रेंज में, वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं, सम 1, 0.75 इधर है तो 0.25 इधर, ताकि सम 1 हो जाए, इधर 1 है तो इधर 0। तो ये मीडियम स्टिफ से स्टिफ की रेंज में आ जाएगा। अब अगर ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 हो गया तो अब प्लास्टिक से सेमी सॉलिड स्टेट में मेरा सॉइल ट्रांसफर कर गया। ये ग्रेटर देन 1 है तो ऑफ कोर्स लिक्विडिटी इंडेक्स लेस देन 0। अब सेमी सॉलिड स्टेट में मेरा सॉइल ट्रांसफर कर गया। अब मैं स्टिफ से वेरी स्टिफ पे चला जाऊंगा। डिस्क्रिप्शन विल बिकम वेरी स्टिफ टू हार्ड, वेरी स्टिफ कह लो या हार्ड कह लो, वेरी स्टिफ टू हार्ड। 1 से कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करेगा कि मैं वेरी स्टिफ कहूंगा या हार्ड कहूंगा। 1 से थोड़ा बड़ा है तो वेरी स्टिफ, अगर थोड़ा सा ज्यादा है तो हार्ड। वेरी स्टिफ टू हार्ड के बीच में इसकी डिस्क्रिप्शन लाई करेगी अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है तो। पर अभी तो सेमी सॉलिड स्टेट पर ही पहुंचे हम। एक और भी स्टेट होती है सॉलिड स्टेट, उसमें भी कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 1 रहता है और लिक्विडिटी इंडेक्स लेस देन 0 रहता है। पर अब मेरा सॉइल सबसे हार्ड बन चुका है। इन सब में सबसे हार्ड इस स्टेट में मेरा सॉइल बना है, सॉलिड स्टेट में,
और सबसे सॉफ्ट इसमें था लिक्विड में। उसमें तो सॉफ्ट का मैंने जिक्र ही नहीं किया, लिक्विड में सीधा लिक्विड कह दिया, इतना सॉफ्ट था। इसमें सबसे हार्ड है, सबसे हार्ड, तो इसको मैं हार्ड टू वेरी हार्ड की रेंज में रखूंगा, बहुत हार्ड है, राइट। इस रेंज में जब कंसिस्टेंसी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 हो गया और सॉलिड स्टेट में पहुंच गया मेरा सॉइल, तो उस केस में डिस्क्रिप्शन में हार्ड टू वेरी हार्ड की डिस्क्रिप्शन दूंगा, राइट। अब आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम यहां से शुरू करते हुए टफनेस इंडेक्स पढ़ेंगे और अपने डिस्कशन को आगे लेते जाएंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।